सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। आज के जो टॉपिक्स हैं, लेट्स डिस्कस ईच एंड एवरी टॉपिक। आज के जो टॉपिक्स हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक्स। एक एक करके हम लोग जो ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, दीज आर द टॉपिक्स। तो वी विल डिस्कस अबाउट, ये कुकीज़ के ऊपर है। ये मेनली व्हेन यू टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल, तो एक आर्गूमेंट आपको मिलेगा। तो ये जीएस पेपर 3 साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल के कंटेक्स्ट में ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है। साइबर सिक्योरिटी है, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस क्या है ये डिस्कस करेंगे। एमएस स्वामीनाथन, सोशल ऑडिट, पॉलिटी का टॉपिक है। न्यूमोकोकल वैक्सीन, साइंस का टॉपिक है। करंट अकाउंट डेफिसिट, इकोनॉमी का है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इकोनॉमी का है। डेंगू से रिलेटेड टॉपिक, साइंस का है। मेंस का क्वेश्चन अभी फ्रेम नहीं हुआ है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये सारे टॉपिक्स जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के न्यूज़पेपर के अंदर ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, दीज टॉपिक्स हैव बीन पब्लिश्ड। एक बार जल्दी से बता दो, वॉइस क्लियर है सभी लोग? एक जस्ट लेटस नो, वॉइस आपकी पूरे तरीके से क्लियर है? अच्छा, आई डोंट नो, एक बार आप लाइव कैटेगरी में जाओ, वहाँ पे वीडियो विजिबल नहीं है। ठीक है, तो पता नहीं, पहले तो वीडियो प्रोसेस होने में बहुत टाइम ले रहा है। इसके अलावा आप जब सेशन आई हैव क्रिएटेड, तो उसमें ही वो विजिबिलिटी नहीं है सेशन की। तो जैसे अगर आप लाइव, जैसे अलग अलग कैटेगरी लाइव पे क्लिक करोगे, लेट्स सी स्टॉप होने के बाद क्या होता है। अगर ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रही, मतलब ये रिजॉल्व नहीं हो रही है, देन फर्स्ट आई हैव टू रिकॉर्ड द वीडियो मॉर्निंग में एंड देन आई हैव टू अपलोड इट। यही एक रास्ता है, क्योंकि बड़ा टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, खास तौर से ऑन पार्ट ऑफ यूट्यूब। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स सी अभी क्या होता है। तो सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो ना, इसका लिंक आपको नीचे दे रखा है। एआरसी का कोर्स आपका शुरू हो जाएगा 1 तारीख से। वीडियो आपको आ जाएंगे वीडियो, ठीक है। पेपर 2, 3, 4 के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ये चारों के चारों रिपोर्ट्स हम लोग कवर करेंगे। एथिक्स इन गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका है। उसके अलावा सोशल ऑडिट, रिपोर्ट ऑन टेररिज्म, ये सारे टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी चल रहा है, तो वो भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको अपने आंसर को पोस्ट करना होता है। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से देख लेना। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। इनसाइड द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कुकीज। ठीक है, डिजिटल, इनसाइड द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कुकीज। तो ये जो टॉपिक है, इसमें अगर देखोगे, जनरली जैसे साइबर सिक्योरिटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए बनता है। साइबर सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं, तो उसमें ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रेम होता है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द साइबर सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में, तो कई प्रकार के आर्गुमेंट्स होते हैं, कई चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें कुकीज़ है। जैसे कई बार आप देखोगे ना कि कोई आप वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि अलाउ अस, मतलब कुकीज़ जो है उसको अलाउ किया जाए, जिससे कि एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस जो है वो हो सके, है ना। तो यहाँ पे खास तौर से ये कहा गया है कि जो भी वेबसाइट या जो भी कुकीज़ को आपके एक्सेस करेगा, वो आपके डिजिटल बिहेवियर को भी एक्सेस कर सकता है। इट मीन्स आप किस तरीके का कंटेंट देखते हो, कैसी चीज़ें देखते हो, उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेसी के कंटेक्स्ट में आर्गुमेंट आपका कंटिन्यूसली इसमें चल रहा है। तो यहाँ पे इफ यू टॉक अबाउट, तो ऑनलाइन एक्सपीरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनलाइजेशन के लिए। कंटेंट की जब हम बात करते हैं, तो कंटेंट आपको मिले, इसके लिए प्रॉपर पर्सनलाइजेशन, उसके लिए कुकीज़ का इस्तेमाल होता है। कुकीज़ मतलब, जैसे अगर आप कभी भी वेबसाइट सर्च करोगे ना, तो उसको कुकीज़ का ऑप्शन होता है। फिर कहा भी जाता है कि कुकीज़ को डिलीट किया जाए। तो कुकीज़ के माध्यम से आपके डिजिटल बिहेवियर को एक्सेस किया जा सकता है। अब ये आपके प्राइवेसी के खिलाफ है। तो यहाँ पे ये जो एक आर्गुमेंट है, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कुकीज़ से क्या होता है, बट हमें समझना है कि जब आप मान लो राइट टू प्राइवेसी पर चर्चा कर रहे हो, मान लो कोई प्रश्न है वो रिलेटेड है राइट टू प्राइवेसी, या आप सपोज करो कोई प्रश्न है डिजिटल या साइबर सिक्योरिटी जैसे एरिया से कोई प्रश्न है, तो वहां पे इस आर्गुमेंट को आप हाईलाइट कर सकते हो। कह सकते हो कि रीसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कुकीज़ हैं, उन कुकीज़ के माध्यम से जो पर्सनल डेटा वो कॉम्प्रोमाइज आपका हो रहा है। और फिर जैसे मान लो आपका जो पर्सनल डिजिटल बिहेवियर है, उस चीज़ के बारे में जानकारी ली जाती है। तो ये आप हाईलाइट कर सकते हो। अब इसकी वजह से ये जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जब आप सपोज करो कि जो ये एक्ट है आपका, दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का, कि अगर हम बात करें, तो उसमें साफ साफ है, किसी के भी डेटा को अगर आप एक्सेस करते हो,
या किसी के डेटा का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वहाँ पे इट इज़ स्पेसिफिकली, अगर आप देखोगे इट इज़ स्पेसिफिकली बीइंग हाईलाइटेड, किसी की भी डेटा को अगर आप एक्सेस करते हो तो उसके कंसेंट को का जरूरी है, मतलब जो कंसेंट है वो कंसेंट जरूरी है। ये आपका डेटा प्रोटेक्शन के एक्ट के अंदर, हमने इस एक्ट पर भी बहुत डिटेल के अंदर डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। सो जो भी आपका ये कंटेंट है डिजिटल लेवल पे, उसको कोई भी विदाउट कंसेंट एक्सेस नहीं कर सकता, बट कुकीज़ के माध्यम से ये किया जा रहा है। तो इवन व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उस पर भी ये आर्गुमेंट आप मेंशन कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल एंड नॉन पर्सनल डेटा, दोनों में अंतर क्या है, ये आप लोग हाईलाइट करो। ठीक है, तो ये आर्गुमेंट इसी पे मेंशन्ड है, प्राइवेसी इससे अफेक्ट होती है, और यही सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आईआर का टॉपिक है व्हाट इज द फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। व्हाट इज द फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, क्या है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। इस पर अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत बहुत डिटेल में इस पर चर्चा की है। ये आईआर का टॉपिक है, दिस इज लिंक्ड विथ इंटरनेशनल रिलेशन, और जैसे अभी इंडिया कनाडा के बीच में जो भी चल रहा है उसमें कहा गया कि जो इंटेलिजेंस जो शेयरिंग है दैट वाज डन बाय द फाइव आइज इंटेलिजेंस के तहत जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग आपकी की गई थी। ये आर्गुमेंट आपका कंटिन्यूसली चल रहा है। तो वी नीड टू नो अबाउट द फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस, आखिर ये क्या है। इस पर मैंने पूरा डिटेल में वही सेम सा कंटेंट आज वापस आ गया है, ऑलरेडी हमने इस पर पूरा डिस्कशन किया है। तो आप ये कंटेंट यहाँ पे लिखो, देख लो एक बार। तो फाइव आइज क्या है, ये मल्टीलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है। मल्टीलैटरल का मतलब क्या हुआ, मल्टीलैटरल सिंपली मींस कि अलग अलग देश इसका हिस्सा हैं। कौन कौन से देश इसका हिस्सा है, आपके पास ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूके है और यूएस है। तो ये देश हैं, ये कंट्रीज के नाम याद रखना, इससे प्रीलिम्स का प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन से फाइव आइज इंटेलिजेंस में इंक्लूडेड आपके रहते हैं। और ये एक सर्विलियंस बेस्ड ट्रैक सिग्नल इंटेलिजेंस है। सर्विलियंस बेस्ड, सर्विलियंस करना एंड ट्रैक सिग्नल इंटेलिजेंस है। यहाँ पे क्या है, सिग्नल इंटेलिजेंस मतलब मान लो वे ऑफ कम्युनिकेशन के माध्यम से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, उसको ट्रैक कर लेना। सर्विलियंस का मतलब मान लो किसी के फोन को हैक कर लिया कुछ इस टाइप से, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उसके बारे में जानकारी होगी, तो ये सर्विलियंस बेस्ड एंड ट्रैक सिग्नल इंटेलिजेंस कैटेगरी के अंदर आपका ये आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स शेयर्ड बिटवीन द मेंबर कंट्रीज आर क्लासिफाइड, कई प्रकार के जो है लाइक सीक्रेट, ये मतलब जो इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके शेयर किए जाते हैं। यहाँ पे यूएस यूके, अगर देखा जाए तो ये जो आपका अलायंस है ये इवॉल्व हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तहत। जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो दो मेजर पोल्स ऑफ पावर आए, एक तरफ यूएसए, दूसरी तरफ आपका यूएसएसआर था। तो दो पोल्स ऑफ पावर आए, कोल्ड वॉर की स्थिति आपकी बनी। तो उस समय इस इंटेलिजेंस के को लेकर स्टेप लिए गए और यूएस यूके ने आगे कदम उठाए। फिर यहाँ पे लाइक दोनों कंट्रीज मतलब यूएस और यूके, इन्होंने जर्मन जापानीज कोड जो इस्तेमाल किए जा रहे थे कम्युनिकेशन के लिए वॉर के समय, तो उनको डिकोड करना, मतलब जब भी कम्युनिकेशन होता है इंटेलिजेंस में तो वो कम्युनिकेशन आपका जब जो भी वॉइस आपकी सही आ रही है क्या, वॉइस वो तो नहीं फट तो नहीं रही है, एक बार बताना, जस्ट लेट मी नो, एक बार वॉइस आपकी ठीक आ रही है, ज्यादा फट तो नहीं रही है वॉइस, लेट मी नो, वॉइस आपकी ठीक आ रही है, वॉइस आपकी ठीक आ रही, वॉइस कम तो नहीं है या फट तो नहीं रही, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या था कि जर्मन और जापानीज जो कम्युनिकेट करते थे उस कम्युनिकेशन को डिकोड करने का काम इसके माध्यम से, मतलब पहले इन्होंने किया, फिर इंटेलिजेंस है उसको शेयर किया। 1947 में ये जो अलायंस है इसको फॉर्मलाइज किया गया और इसको जो ट्रीटी कॉल्ड द ब्रिटिश यूएस, ठीक है, तो इस ट्रीटी में स्टार्टिंग में ब्रिटिश और यूएस इसका आपका हिस्सा थे। कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस एग्रीमेंट का नाम BRUSA यूके यूएसए एग्रीमेंट कहा गया, मतलब जो एग्रीमेंट आया था स्टार्टिंग में जिसके तहत ये अलायंस का गठन स्टार्ट हुआ था, तो उसका नाम यूके यूएसए एग्रीमेंट। और यूके यूएस मतलब यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और यूएस इसका आपका हिस्सा है। और यहाँ पे ये ध्यान में आपको रखना है, एंड मतलब यूएस और जो लंदन सिग्नल इंटेलिजेंस बोर्ड है उनके बीच में साइन हुआ था। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सर्विलियंस और जैसे मान लो कोई कम्युनिकेशन करता है, उस कम्युनिकेशन को ये लोग ट्रैक करते हैं, और तो सर्विलेंस भी हो गया। मान लो आपके मोबाइल फ़ोन है या किसी भी माध्यम से जो आप कम्युनिकेट करते हो, तो उस कम्युनिकेशन को ये लोग ट्रैक कर सकते हैं।
ये इंटेलिजेंस शेयरिंग इस प्रकार की होती है, हाईएस्ट लेवल की इंटेलिजेंस शेयरिंग जिसे आप कह सकते हो, वो आपकी की जाती है। तो वर्ल्ड वॉर के समय यूएस और यूके ने एग्रीमेंट भी साइन किया, वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर की स्थिति आपकी आई है। तो पहले इसका जो स्कोप है वो कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस तक ही सीमित था, और फिर थोड़ा थोड़ा इन्होंने जो है इंक्रीज किया, मतलब ट्रैफिक का कलेक्शन, कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, फिर उसके बाद ट्रैफिक एनालिसिस, फिर उसके बाद ट्रांसलेशन, फिर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर, इक्विपमेंट, मतलब ये क्या है, धीरे धीरे फिर आपका ये इंक्रीज करते गए। तो पहले जनरली कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस के कंटेक्स्ट में ही चीज़ें थी, बट फिर कम्युनिकेशन का जो बेसिस है, मान लो किस इक्विपमेंट से हो रहा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, कर रही है, जो भी कम्युनिकेशन है उसको डिकोड करना, ट्रांसलेट करना, किस प्रकार की प्रैक्टिसेस, किस प्रकार के तरीके अपनाए जा रहे हैं, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ आपकी हाईलाइट की जाती है। ठीक है, वॉइस आपकी ठीक आ रही है, वॉइस गुड है, क्योंकि रेड थोड़ा मेरा इसमें दिखा रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि ज़्यादा मतलब आवाज़ फट तो नहीं रही है, ये आप थोड़ा सा बताना। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखना है। फिर देखा जाए तो फिर इसमें दूसरे देश भी ज्वाइन आपके होने लग गए हैं, दूसरे देश भी ज्वाइन होने लग गए, जैसे कनाडा ने ज्वाइन किया 1948 में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने 1956 में ज्वाइन किया। तो इसकी जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग बेसिकली कहाँ से हुई, स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग आपकी जो है ये यूके और यूएस से हुई, और फिर धीरे धीरे दूसरे देश भी इसमें इंक्लूड हुए, जिसमें कनाडा 1948 में हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 1956 में। ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। कंसर्न की बात किया जाए तो कंसर्न सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सर्विलेंस बेस्ड है, इंटेलिजेंस है, मतलब कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग इसमें हो रही है, तो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी, ये सबसे बड़ी बात है। जो प्राइवेसी है, दैट प्राइवेसी विल बी अफेक्टेड। तो सबसे बड़ा कंसर्न यही है इसका, जो प्राइवेसी की अगर बात किया जाए, प्राइवेसी, जो सिक्योरिटी मेथड है, खास तौर से देखा जाए इंटेलिजेंस मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ इंटेलिजेंस अलायंस, ये उस पर भी मतलब कुछ क्लैरिटी नहीं कि किस तरीके से कौन क्या कम्युनिकेट कर रहा है, उसके बारे में इनको जानकारी कैसे मिलती है, और बिना किसी के कंसेंट के डेटा या क्या वो कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी अगर आप ला रहे हो, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ तरीके हैं जिसमें अगर कोई इक्विपमेंट को यूज़ कर रहा है तो आप उसको एकदम उस इक्विपमेंट के माध्यम से आप ट्रैक जो है वो कर रहे हो। और ये मतलब ये एक जो पर्सन थे एडवर्ड स्नोडेन, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी 2013 में हुई थी, उसमें इस चीज़ को हाईलाइट भी किया था कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उन कम्युनिकेशन चैनल्स को ट्रैक किया जाता है, ये चीज़ जो है आपकी हाईलाइट किया है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, दीज आर द कंसर्न्स जो कि आपके हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, स्वामीनाथन जो है, एम एस स्वामीनाथन है, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो इन पर काफ़ी सारे जो मतलब आर्टिकल्स आएंगे, खासतौर से ग्रीन रिवोल्यूशन को लेके। तो इनका जो रोल था वो बहुत अल्टीमेट था, खासतौर से ग्रीन रिवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में भारत को फूड सिक्योरिटी और इंडिया के एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी को कंबाइन करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, तो ये इन पर काफ़ी सारी चीज़ें भी आएंगी, धीरे धीरे पूरे हफ्ते भर आएंगी, तो उस पर फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक आप एग्रीकल्चर कंटेक्स्ट में नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे प्रश्न आ सकता है। तो खास तौर से अगर देखा जाए तो एम एस स्वामीनाथन वॉज नेम्ड द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज लॉरेंट। इनके माध्यम से जैसे अगर देखा जाए तो 1960s में, 1960 की अगर हम बात करें, 1960s के अंदर, 1960s के अंदर जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, ग्रीन रिवोल्यूशन, तो उस ग्रीन रिवोल्यूशन में जैसे कुछ जो वीट वैरायटीज हैं, जो वीट वैरायटीज कैसी, हाई यील्डिंग वैरायटीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज, तो उनको बनाने में इनका एक बड़ा रोल था। ठीक है, मतलब आप कुल मिला के कहो कि जो हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन था, उस ग्रीन रिवोल्यूशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो यहाँ पे जैसे मान लो कुछ सीड्स हैं, उन सीड्स को इंडियन कंटेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करना, इंडियन कंटेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है, वो इन्होंने किया था। जिससे कि हम, जैसे पहले हम लोग बहुत ज़्यादा निर्भर थे अपने खाने के लिए, हम बहुत ज़्यादा निर्भर थे, इंपोर्ट पर निर्भर थे। उसके बाद से फिर हमने प्रोडक्शन अपना इंक्रीज़ किया, फूड की एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हुई, और हम अपने नीड को पूरा कर पाए, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं उनको हम जो है वो पूरा कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, ये टॉपिक है, अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं, लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना है। आपकी सभी की जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट सभी लोग एक जगह जहां भी आप हैं वहां पे किसी भी ग्रुप में है तो इस सेशन को जरूर से शेयर करें। और एक चीज़ और मैं आपको कहना चाह रहा हूँ
कि अगर आज देखता हूँ, क्योंकि आज मैंने सेशन क्रिएट किया बट उसका विजिबिलिटी चैनल पे नहीं थी, आई डोंट नो क्या रीज़न है इसका। मतलब जो सेशन मैंने क्रिएट किया, अभी सेशन जब अभी ख़त्म हो जाएगा इसके बाद मैं देखूंगा लाइव स्ट्रीम के बाद क्या सेशन चैनल पे विजिबल है कि नहीं है। मतलब विजिबिलिटी का मतलब जब आप लाइव कैटेगरी में जाते हो तो उसमें वीडियो दिख नहीं रहा है, आप भी एक बार चेक कर सकते हो। आई डोंट नो द रीज़न क्या है। पहले प्रोसेसिंग का इशू था, अभी एक और इशू आ गया है। अब यूट्यूब से तो हम क्या ही कर सकते हैं अगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। अब पता नहीं कई बार क्या है, कई लोग मान लो आपकी वीडियो है, उस वीडियो पे ज़बरदस्ती कॉपीराइट कुछ कर दें या फ्लैग कर दें या कुछ ऐसे कर दें तो यूट्यूब समय ले लेता है उसको प्रोसेस करने में। क्या रीज़न है आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर, ये कुछ फाइंडिंग्स लोग बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ऐसी स्थिति होगी तो फिर मुझे पहले वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा और फिर मैं आपके सामने वीडियो, मतलब वही 8 साढ़े 8 बजे ही वीडियो आ पाएगा। अगर ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि अब चैनल पे मान लो वीडियो ही ना दिखे, जैसे अभी मैंने लगभग 3 बजे के आसपास रात को सेशन मैंने आप लोग के लिए क्रिएट किया था बट वो विजिबल नहीं था। अगर आप देखोगे ना आपको चैनल वीडियो दिखेगा नहीं। अब अगर स्ट्रीम में एंड करता हूँ उसके बाद भी अगर नया दिखे या प्रोसेस ना हो तो फिर हम कुछ सोचेंगे उसके बारे में, और सोचना यही होगा कि पहले रिकॉर्ड करो और फिर उसको अपलोड करो, ठीक है। और प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है सितंबर के द हिंदू की, तो वो भी आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। बट अब चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। टेक्निकल चीज़ों को तो आप कुछ कर सकते नहीं हो, है ना, क्या कर सकते हो। अब यूट्यूब भी अगर नाराज है तो आप क्या कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मनरेगा सोशल ऑडिट यूनिट इन अ स्टेट ऑफ पैरालिसिस इन मैनी स्टेट्स। अब देखो ये एक अच्छा टॉपिक पॉलिटी का फ्रेम होता है, दैट इज सोशल ऑडिट। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और फिर उसके बाद जो कंटेंट लिखा है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक किससे रिलेटेड है, व्हेन यू टॉक अबाउट द सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट बेसिकली हम इसको पॉलिटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन इंक्लूड इट अंडर पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी सेक्शन में सोशल ऑडिट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फ्रेम हो जाता है, ठीक है। अब देखो जनरली जब आप ऑडिट करते हो इसका क्या मतलब होता है, ऑडिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी कार्य की हुआ, जैसे सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ जो है ये 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपीज़ जो है सरकार ने असाइन किया किसी प्रोजेक्ट एक्स के लिए। अब ये पैसा क्या सही तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, जिस पर्पस के लिए दिया गया है, क्या वो पैसा उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया है कि नहीं किया गया है। ये सब चीज़ें किसके माध्यम से देखा जाता है, ऑडिट के माध्यम से देखा जाता है। जैसे मान लो कैग है, कैग के माध्यम से, कमेंट सेक्शन में बताओ किस आर्टिकल के तहत कैग जो है अपॉइंट होते हैं, तो कैग है उनके माध्यम से ऑडिट किया जाता है। या फिर कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन भी आपका ऑडिट कर सकती है। ऑडिट करना, ऑडिट एक तरीके से ऑथेंटिसिटी की जो भी चीज़ें हैं उसमें कैसे कैसे पैसे खर्च हुए हैं। तो अब मान लो कोई गवर्नमेंट की स्कीम है, मनरेगा है, मनरेगा है, मनरेगा है। अब मनरेगा में सपोज करो कि अगर नॉर्मल सेंस में हम देखें, नॉर्मल सेंस में देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ऑडिट करते हो इसका मतलब क्या है कि मान लो कैग ने या कैग के माध्यम से ऑडिट किया गया कि इसमें मान लो 10,000 करोड़ रुपए लगे और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ, ये सारा ऑडिट हुआ। बट यहाँ पे एक शब्द मेंशन है सोशल ऑडिट। तो सोशल ऑडिट का मतलब क्या है, जब जैसे मनरेगा जैसी स्कीम है, मनरेगा जैसी स्कीम में जो बेनिफिशियरी हैं या फिर कोई भी जो स्कीम है उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, ये पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट। तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं उसको, वी कॉल इट एज सोशल ऑडिट। उसको हम क्या कहते हैं, वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज सोशल ऑडिट, उसे हम सोशल ऑडिट कहते हैं। तो आप समझने का प्रयास करो जो कि इंपॉर्टेंट है कि कोई भी, जैसे मनरेगा स्कीम है तो मनरेगा के स्कीम के जो बेनिफिशियरीज होंगे वो ऑडिट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। और कैसे पार्टिसिपेट करेंगे कि जो भी ऑडिटर होगा वो जाएगा बेनिफिशियरी से पूछेगा, अच्छा क्या बेनिफिट हुए, क्या है, कैसा है, सारी चीज़ें। तो मतलब जो बेनिफिशियरीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, और ऐसे ऑडिट को हम सोशल ऑडिट कहते हैं। ये सोशल ऑडिट हमें एक पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पे हमारे सिटीजन्स प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल जो है वो सोशल ऑडिट आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सोशल ऑडिट की डेफिनेशन है, यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो भी मान लो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, उसमें उसको देखना और किसके माध्यम से जो है वो देखना है,
यहाँ पे आप जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, इवन मार्जिनलाइज्ड पुअर ग्रुप है, मान लो कोई स्कीम है उनके लिए, जो हमारे मार्जिनलाइज्ड और पुअर ग्रुप है उनसे रिलेटेड, या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, दे विल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इन दिस सोशल ऑडिटिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या है, लोकल गवर्नमेंट का रोल भी इंक्रीज हो जाता है, प्लस जो गवर्नेंस कैरी आउट किया जाता है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। मतलब मान लो मनरेगा स्कीम है, मनरेगा स्कीम में किसी को नौकरी चाहिए, तो वो नौकरी के लिए रोल किसका है, पंचायत का है, पंचायत असाइन करेगा। अब उसको कैसे आप ऑडिट मतलब उसको कैसे अकाउंटेबल करोगे, लोकल बॉडीज को कैसे अकाउंटेबल करोगे, अकाउंटेबल करोगे थ्रू द सोशल ऑडिट। क्यों? क्योंकि सोशल ऑडिट में आपके जो बेनिफिशरीज हैं, दोज बेनिफिशरीज बेसिकली दीज बेनिफिशरीज ऑल्सो पार्टिसिपेट, जिनके माध्यम से हमें पता चल सकता है कि क्या जो स्कीम है वो एफिशिएंटली या इफेक्टिवनेस के साथ इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये ध्यान में रखना। जो की डिफरेंस है between development and social audit is that a social audit focus on a neglected issue of social impact, while a development audit has a broader focus including environment and economic issue। मतलब अगर आप नॉर्मल ऑडिट की बात करो ना, इसमें नॉर्मल ऑडिट अगर आप देखोगे तो सोशल ऑडिट में जो सामाजिक इम्पैक्ट है, या फिर मान लो कोई स्कीम है उसका जो एक सामाजिक इम्पैक्ट है, उस चीज़ पर नज़र रखी जाती है कि अच्छा मान लो हमने ये स्कीम लेकर आए, क्या इस स्कीम से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस पर जो नज़र है वो आपकी मतलब इस चीज़ को जो है देखा जाता है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव्स इसके आते हैं कि आप फिजिकल और फाइनेंशियल गैप्स, नीड्स, रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस कितने अवेलेबल हैं, कितने यूटिलाइज हुए हैं, बेनिफिशरीज को अवेयर करना कि जिनके लिए स्कीम है क्या वो उसके बारे में जागरूक है कि नहीं है, जो लोकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं विकास के, उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट जो है करना, जो भी डिसीजन मेकिंग है उसकी स्क्रूटनी करना, स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन जो है वो आपका इंक्रीज करना। तो ये भी देखना कि क्या सभी लोग जो सर्विसेज हैं उसको एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सब क्या है, दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सोशल ऑडिट। अब आपसे प्रश्न आ सकता है कि सोशल ऑडिट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, या फिर सोशल ऑडिट क्या रोल प्ले कर सकता है आपके पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर या गवर्नेंस के अंदर, क्या रोल प्ले कर सकता है सोशल ऑडिट। ये आपको ध्यान में रखना। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। अच्छा सपोज करो आप लिख रहे हो ना, तो आप पॉज कर सकते हो। सपोज करो आप नोट्स बना रहे हो तो आप पॉज कर लो, पॉज करने के बाद आप जो है लिख सकते हो। ठीक है, ये आप ध्यान रखो। इसमें ऐसा नहीं कि मुझे आपको रुकना पड़ेगा और फिर आप लिख रहे हो, ऐसा कोई नहीं है। पॉज करके अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो करो, बट नोट डाउन जरूर से करना। इसका पीडीएफ मैं सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं, कैन वैक्सीन रिड्यूस रेस्पिरेटरी इलनेस अमंग द एल्डरली। अब इसमें एक टॉपिक निकल कर आता है कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। टेक्निकल है, थोड़ा समझते हैं, साइंस का टॉपिक है जिस पर हमें थोड़ा सा चर्चा करनी है, दैट इज न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। इस पर प्रश्न 2-3 साल पहले यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी ऑलरेडी फ्रेम हो चुका है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कैन न्यूमोकोकल की अगर बात किया जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट द न्यूमोकोकल वैक्सीन की अगर हम बात करें, तो ये जो वैक्सीन न्यूमोकोकल वैक्सीन है, ये वैक्सीन हमें बचाती है न्यूमोकोकल डिजीज से। और न्यूमोकोकल जो डिजीज है बेसिकली ऐसी कोई भी बीमारी जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया से होती है। तो आपको समझना है ये जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो न्यूमोकोकल डिजीज से हमें बचाती है। और ये जो न्यूमोकोकल डिजीज है ये बेसिकली कॉज होता है बैक्टीरिया से, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। बैक्टीरिया के माध्यम इसके माध्यम से आपका कॉज होता है। ठीक है, तो न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है दो तरीके की है, एक तरफ ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है, दूसरा आपका पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है। तो ये हमें जानना है कि बेसिकली कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या है, कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या है। अच्छा, वैक्सीन का काम कैसे होता है, एक टॉपिक और भी आएगा वो भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको पता हो, हमने कई बार डिस्कस किया, मान लो कोई डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जैसे मान लो बैक्टीरिया है, जैसे मान लो वायरस है। बैक्टीरिया या जो ये वायरस है आपके शरीर में एंटर होता है, उसे हम एंटीजन बोलते हैं। जब आपके शरीर में एंटर होगा, आपकी शरीर आपको ये बीमार करेगा, बीमार करने के बाद आपका शरीर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज जो है वो आपका प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन में जो ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उसको किल्ड या फिर इनएक्टिव फॉर्म में आपके शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि क्या है आपके शरीर में ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। और अगर मान लो सपोज कि जैसे मान लो वैक्सीन आपने लगा ली, वैक्सीन लगाने के बाद आपके शरीर में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन जाएंगी। अगर वो वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर में एंटर करेगा
ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो उसको खत्म कर देंगे, तो वो बीमारी जो है वो आपको अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये फंक्शनिंग होती है। अब इसमें देखो एक टर्म मेंशन्ड है कॉन्जुगेट वैक्सीन, यहाँ पे एक टर्म मेंशन्ड है, ये हमें पता होना चाहिए, दैट इज कॉन्जुगेट वैक्सीन। अब देखो इसमें क्या है कि अब इसको ध्यान समझना। देखो एंटीजन मैंने आपको शब्द बताया, एंटीजन शब्द क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग है। क्या है, डिजीज कॉजिंग है। डिजीज कॉजिंग में जैसे मान लो मैंने आपको बताया बैक्टीरिया है या वायरस है, दोनों में से किसी कैटेगरी को आप लो। अब इसमें क्या है कि ये जो एंटीजन है ये वीक फॉर्म में भी हो सकता है या स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी हो सकता है। अब हम जो वैक्सीन बनाते हैं वो हम ये बनाते हैं कि मान लो स्ट्रॉन्ग एंटीजन है, मतलब स्ट्रॉन्ग एंटीजन का मतलब क्या हुआ कि अगर एक लेवल ऑफ वायरस बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर एंटर करेगा तभी वो एंटीबॉडीज वर्क करेंगी। तो स्ट्रॉन्ग एंटीजन इस तरीके से डेवलप किया जाता है। लेकिन इवन जो वीक एंटीजन है, दैट वीक एंटीजन कैन ऑल्सो कॉज इन्फेक्शन। तो यहाँ पे आपको समझना है कि जो कॉन्जुगेट वैक्सीन होती है उस कॉन्जुगेट वैक्सीन में दोनों तरीके के जो एंटीजेंस है वो प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, दोनों तरीके के जो एंटीजेंस हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स चाहे वो वीक फॉर्म का एंटीजन आपके शरीर को इन्फेक्ट करे चाहे स्ट्रांग फॉर्म का एंटीजन आपके शरीर को इन्फेक्ट करे, आपको ये वैक्सीन बचा लेगी, कोई दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड है। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हो तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें एंड शेयर जरूर से करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और एक बार बता दो वॉइस आपकी क्लियर है, और जो भी क्वेश्चंस मैं आपको पूछता हूँ उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से आप लोग दिया करो। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं उनको आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बोलो। वीडियो ऑडियो क्लियर है, ये सब थोड़ा सा अगर कोई इशू हो, मतलब परफेक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं चल जाएगा वो नहीं, परफेक्ट है क्या, वॉइस परफेक्ट है, क्लैरिटी परफेक्ट है कि नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन आपका जो है अभी है ना, तो अब देखो इसमें डेटा रटना नहीं है, हमें कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये इकोनॉमी का टॉपिक बन जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट और आपका बढ़ रहा है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है, ये टॉपिक इकोनॉमी के अंदर बनेगा, और कुछ इसके फैक्ट्स क्यों हैं ऐसा, वो डेटा याद नहीं रखना, क्योंकि जब तक आप एग्जाम दोगे तो वो डेटा चेंज हो जाएगा, तो उस पर नहीं, बस ट्रेंड याद रखना है, डेटा की जगह आपको ट्रेंड याद रखना है। ये देखते हैं। ठीक है, तो आपका टॉपिक होना चाहिए करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडेंस, ये इकोनॉमी का टॉपिक है। अब देखो यहाँ पे, अब इस ये थोड़ा सा ये टेबल देख लो, इससे आपको करंट अकाउंट डेफिसिट समझ में आ जाएगा। तो जनरली देखो जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कैलकुलेट करते हो तो उसमें ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर पे मत जाना, ये सब चीजें, ये सब कंपोनेंट्स आते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि कौन इनमें से कौन करंट अकाउंट डेफिसिट का हिस्सा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या है, मान लो आप कोई गुड्स है, मान लो रामू है, रामू कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है, उसने कोई भी प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट किया। ठीक है, मान लो कोई सर्विस सेक्टर है उसको एक्सपोर्ट किया, कोई सर्विस है उसको एक्सपोर्ट किया, है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी हम करंट अकाउंट डेफिसिट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें मर्केंडाइज मतलब कि किसी प्रोडक्ट, सर्विस इसमें इंक्लूडेड नहीं होती, उसका एक्सपोर्ट, उसका इंपोर्ट, उसके बाद सर्विस का एक्सपोर्ट, सर्विस का इंपोर्ट, फिर उसके बाद एम्प्लॉय जो कंपनसेशन, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन द फॉरेन कंट्री, गवर्नमेंट का है ना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। मतलब इवन मान लो जो इनकम है फ्रॉम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, या जिसे हम इनकम ट्रांसफ़र बोलते हैं, या फिर मान लो रेमिटेंसेस हैं, जो रेमिटेंसेस हैं, मान लो कोई है वेस्ट एशिया में रह रहा है, सऊदी अरेबिया में रह रहा है, वहाँ से पैसा भारत में भेज रहा है, तो वो भी करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर आएगा जब आप कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनकम ट्रांसफर, पेमेंट ट्रांसफर, रेमिटेंसेस, ये सब कुछ आपका आता है व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट्स मेंशन्ड है, इस पर डेटा पर मत जाना क्योंकि डेटा चेंज होता रहेगा, लेकिन इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट वाइड हुआ है $9.2 बिलियन तक, जून से अप्रैल से जून तक के क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे। इसमें जो एक्सपोर्ट है गुड्स का वो आपका रिड्यूस हुआ है, एक्सपोर्ट रिड्यूस हुआ है, और इंपोर्ट आपका बढ़ा है, ये एक हाईलाइट किया गया है। सर्विस में जो सर्विस सेक्टर के अंदर देखा जाए उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। तो अगर आपसे पूछे, ये ट्रेंड आपको याद रखना है, ट्रेंड जो है वो याद रखना है कि जो कुछ गुड्स हैं हमारे उसका एक्सपोर्ट रिड्यूस हुआ, इंपोर्ट बढ़ा है,
मतलब आपका एक्सपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट रिड्यूस हुआ है, इंपोर्ट बढ़ा है। नेट जो आप कमाई करते हो सर्विस के माध्यम से वो भी आपका रिड्यूस हुआ है। इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ा है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में मेनली हायर ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट मतलब ट्रेड का मतलब व्यापार, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो इंपोर्ट कर रहे हो, तो एक्सपोर्ट कम हो रहा है इंपोर्ट बढ़ रहा है, इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। एक फैक्ट तो ये है। उसके बाद नेट सर्विसेज, प्राइवेट ट्रांसफर रिसीप्ट, रेमिटेंसेस और ये सब में भी कमी देखने को मिली है। ये भी एक चीज आपका है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर आपका बना है। जैसे मान लो एक्सपोर्ट है कंप्यूटर का, ट्रैवल, बिजनेस सर्विसेज, इसमें रिडक्शन देखने को आपका जो है मिला है। जो प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट है, मेनली जो रेसिपिएंट्स हैं, जैसे मान लो हमारे लोग हैं दूसरी जगह काम कर रहे हैं दूसरे देश में, तो वहाँ से जो पैसा कमाई हो रही है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिला है। इसमें कई प्रकार के इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं। जैसे एक बड़ा फैक्टर ये है कि विश्व की जो इकोनॉमी है उसमें उसमें ग्रोथ रिड्यूस हुई है। तो विश्व की इकोनॉमी में ही अगर रिडक्शन है तो फिर मान लो हमारे लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं तो उनके पास नौकरियां नहीं होंगी, नौकरियां हैं भी तो उतना पैसा नहीं मिलेगा, पैसा मिलेगा भी तो फिर वो यहाँ भेज नहीं पाएंगे, वो वहीं सारा खर्चा हो जाएगा। इससे आपका रेमिटेंसेस खत्म हो मतलब कम हो रहा है। ये भी हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को इसने वाइड किया है। तो ये जो रेमिटेंसेस में है, इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर अगर रेमिटेंसेस रिडक्शन में है वो है हमारा स्लो ग्लोबल ग्रोथ है, मतलब विश्व की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसमें रिडक्शन है। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें भी डिक्लाइन हुआ है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मान लो हमारे देश के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान लो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, या इवन कैपिटल या शेयर 10% से ज़्यादा शेयर में भी जैसे मान लो कोई कंपनी है उसमें 10% से ज़्यादा क्या शेयर अगर वो ले रहा है तो भी एफडीआई के अंदर आएगा। या फिर कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत आएगा। तो इसमें भी जैसे मान लो नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हुआ है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इनफ्लो 15.7 बिलियन है, आउटफ्लो 14.6 बिलियन है। तो ये भी थोड़ा सा मतलब अगर कंपेयर किया जाए तो इतना बेटर नहीं है पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जाए। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी देखना है कि जो नेट कमर्शियल बोरविंग है, नेट कमर्शियल बोरविंग उसमें इनफ्लो 5.6 बिलियन है, आउटफ्लो 2.9 बिलियन। अब कमर्शियल बोरविंग का मतलब जैसे मान लो हमारे देश में कोई जो है बाहर के बैंकों से पैसा ले रहा है तो वो कमर्शियल बोरविंग, आपके नेट कमर्शियल बोरविंग, ईसीबी भी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरविंग कहते हैं, तो वो उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि ध्यान में रखना है। तो जब आप करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में पढ़ो या जब हम लिखें कि क्या फैक्टर्स हैं करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड जो कि उसके गैप को बढ़ा रहे हैं, तो वो सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं निपाह वायरस आउटब्रेक, व्हाट आर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब इस पर मैंने ऑलरेडी हम लोग ने पिछले संडे को डिस्कस भी किया था, ठीक है, तो लेकिन अब फिर रिपीटेड दोबारा से आ गया है तो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अच्छा, आई होप आपने जो मैंने ई बुक सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप में डाली है जिसमें लगभग 2000 क्वेश्चन हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर से जनवरी से जुलाई तक के, तो वो आपने जरूर से डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दिया होगा। डिले मत करो, अगर 24 की तैयारी कर रहे हो तो उसको सीरियसली कर लेना। इसके अलावा मैंने मेंस के क्वेश्चंस डाल दिए हैं, लगभग जून जुलाई अगस्त के कंपाइलेशन मेंस के क्वेश्चंस के वो डाल दिए हैं, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। उसके बाद पॉइंटर करंट अफेयर्स के ग्राफिक्स भी डाल देता हूँ। ये सब सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप के अंदर है, ऐप का लिंक नीचे दे रखा है, ठीक है। तो ये जरूर से कर लेना, आलस मत करना। अगर आप लैपटॉप से एक्सेस करना चाहते हो तो उसमें फिर www.sauravpandeyupsc.com पे जाओगे तो वो उससे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। अब देखो निपाह वायरस आउटब्रेक, अब यहाँ पे देखो जनरली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अप्रोच किया है क्योंकि केरला में ये बीमारी है निपाह वायरस, उसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। अब जैसे मान लो हमने अभी पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था एंटीबॉडीज के ऊपर, एंटीबॉडीज तो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है। अब जनरली क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बेसिकली वो एंटीबॉडीज जो आप लैब में बनाते हो, लैब के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो निपाह वायरस है, निपाह वायरस है। अब निपाह वायरस से कोई बीमार हुआ, बीमार होने के बाद जब वो बचेगा तब उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनेंगी। अब मान लो हमें ये पता है कि अगर ये बीमार हुआ और इसके शरीर में एंटीबॉडीज नहीं हुई
कि ये इसकी डेथ हो सकती है। तो हम ऑलरेडी एक्सटर्नली उस पर्सन को, जैसे मान लो ये पर्सन है, इसके शरीर में हम ऑलरेडी जो है एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने ऑस्ट्रेलिया को अप्रोच किया, उससे हमने लिया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और एक्सटर्नली जो कि लैब में बनाई गई हैं, और उसके माध्यम से मान लो हमने अभी उसमें टेस्टिंग चल रही है, और उसको फिर हम इस पर्सन को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ऑलरेडी मान लो निपाह वायरस इसको इन्फेक्ट करता है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज़ हैं, तो ये बीमार नहीं होगा, और ये बीमार होता भी है तो उससे इसकी जान को खतरा नहीं होगा। तो आपको समझना है कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या है। बेसिकली व्हाट आर द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ऐसी एंटीबॉडीज़ जो आप लैब में बनाते हो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताओ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीक्लोनल। पढ़ा रखा है मैंने, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। क्या होती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़? तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की हम अगर बात करें तो एंटीबॉडीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट में आप याद रखना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को शॉर्ट में स्मॉल MABS लिखा जाता है। ये भी टर्म याद रखना है कि जनरली क्या होता है, ये इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब इसमें सपोज करो ये वायरस है, सपोज करो कोरोना वायरस है, इसके ऊपर इस टाइप से ऐसे डंडा टाइप लगा होता है, इसको हम बोलते हैं एस प्रोटीन या स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। अब ये जो एंटीबॉडीज होती हैं MAB, ये जाके इसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, कनेक्ट कर लेती हैं, मतलब इसको रिकॉग्नाइज कर लेती हैं और इसका खात्मा कर देती हैं। क्योंकि ये जो प्रोटीन है, ये जो डंडा है आप मानो, है ना, इसी के माध्यम से, मान लो ये ह्यूमन सेल है, इस ह्यूमन सेल्स में एक रिसेप्टर होता है ACE2, इस रिसेप्टर के माध्यम से ये सेल को रिकॉग्नाइज करके सेल को इन्फेक्ट कर देता है। इस प्रोसेस को एंटीबॉडीज, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज निपाह वायरस के केस में टारगेट करती हैं। तो इस तरीके से एंटीबॉडीज आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है वो आपकी कार्य करती हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ध्यान में रखना। तो इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया को अप्रोच किया है, यही सब बातें इसमें जो लिखी है। इसमें ये एक्स्ट्रा चीज याद रखना है कि जिस एंटीबॉडीज को हम ऑस्ट्रेलिया से चाहते हैं उसका नाम ये है आपसे पूछे M102.4 क्या है, रिसेंटली न्यूज में था। तो ये पोटेंट फुली ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, जो कि यूज किस वायरस के खिलाफ है, हैंड्रा और निपाह वायरस। तो यहाँ पे मान लो इसमें अभी टेस्ट किया गया है, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं उनको टेस्ट किया गया है। मतलब अभी इसमें कई ट्रायल्स किए जाएंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये सब चीज़ें हैं अभी। तो यहाँ पे अभी कंपैशनेट यूजेस बेसिस पर है, मतलब यहाँ पे जो भी the use of an authorized medicine under strict conditions among the people where no other alternative or satisfactory authorized treatment। अब देखो यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में रखो कि ये क्या होता है, what do you mean by compensate use। तो compensate use क्या होता है, ये एक स्टेज होता है क्लिनिकल ट्रायल का। जैसे मान लो कोई दवा या वैक्सीन है, सपोज करो कोई वैक्सीन है, उस वैक्सीन को यूज करना हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या, कल से ही स्टार्ट कर दें क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। या कोई दवा है उसको तुरंत यूज, तो उसका क्या होता है, ट्रायल होता है, कई फेज 1 2 3 4 ऐसे। तो कंपनसेट यूज जो है उसमें क्या होता है कि मान लो कुछ लोग हैं, है ना, अब ये कुछ लोग जो हैं इनको ये किसी वायरस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हैं, जिसके लिए दवा बन रही है, अभी जो है दवा बन रही है या वैक्सीन बन रही है, पूरे तरीके से इसका ट्रायल नहीं हुआ है। तो कंपनसेट यूज जो स्टेज है उसमें क्या होता है, ये देखा जाता है कि इनको दूसरी कोई भी अल्टरनेटिव देने के लिए नहीं है। अगर हमने इसको नहीं दिया तो फिर इनका सर्वाइवल मुश्किल होगा। तो इसमें कुछ टेस्टिंग करके और कुछ जो है देख के और फिर उसको ऑथराइज करके और वो दवा या वैक्सीन दे दी जाती है। तो ऐसी स्टेज को हम कंपनसेट यूज जो है वो कहते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो M102.4 है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो हम ऑस्ट्रेलिया से लेना चाहते हैं, जो इस स्टेज में अभी आपकी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर हुई है सभी को, एवरीवन? वॉइस आपकी सही आ रही है? सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिस भी ग्रुप में हो चैनल को जरूर से शेयर करो, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। वॉइस अच्छे से, ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक है क्या, ये सब आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, वही है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इस ऐसे टारगेट, उससे जो भी एंटीजन है वायरस बैक्टीरिया उससे जुड़ जाता है। और यहाँ पे ये फैक्ट भी आप याद रखना कि हैंड्रा और निपा जो वायरस है, ये बैट बॉर्न पैरामिक्सोविरिडाई फैमिली से ये वायरस बिलोंग करता है।
और ये आरएनए बेस्ड वायरस है, प्लस ये सिमिलर टू मिजल्स, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा इनके हैं। तो मतलब सेल के अंदर, जैसे जनरली वायरस क्या होते हैं, सेल को इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन सेल्स को, उसी के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो कर जाता है। और यहाँ पे हैंड्रा निपा वायरस है जो कि बैट बॉर्न है। बैट बॉर्न का मतलब होता है चमगादड़ से स्प्रेड होता है। और किस है ना, तो बैट बॉर्न और जिस वायरस की फैमिली से बिलोंग करते हैं उसका नाम लिखा पैरामैक्सोविरिडाई। और ये आरएनए बेस्ड वायरसेस हैं, प्लस जो सेम वायरस मिजल्स इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, सिमिलर है उनके तरह। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, डेंगू के ऊपर है। अब डेंगू से रिलेटेड ये फैक्ट्स मैंने पढ़ा रखे हैं कई बार आप लोगों को, बट डेंगू फीवर में एक, जैसे अभी इस बार का एक प्रश्न था वाला बेकिया वाला प्रश्न था ना, मैंने पढ़ा भी रखा है वाला बेकिया वाला। कमेंट सेक्शन में बताओ वाला बेकिया का क्या रोल है, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों को दूर करने में वाला बेकिया का क्या रोल है। ठीक है, तो ये मैंने एक फैक्ट शीट बना दी है, पीडीएफ शेयर कर दूंगा कि डेंगू एडिस एगिपेटिस मॉस्किटो के द्वारा जो है स्प्रेड होता है। ये कुछ चीजें हैं, देख लेना आप लोग, है ना। इनफैक्ट ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। वाला बेकिया भी पढ़ा रखा है, ये भी संडे को रिपीटेड संडे को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। इसमें अभी 1 तारीख से आपका क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएंगी। इथिक्स इन गवर्नेंस, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल कैपिटल, रिपोर्ट ऑन टेररिज्म, ये 4 मेजर एआरसी रिपोर्ट्स हैं, मिस नहीं करना है। अल्टीमेट रिपोर्ट्स हैं, 1000+ पेजेस हैं इसमें, जो मैं आपके लिए कवर करूंगा। पेपर 2, 3, 4 के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल चल रहा है, तो अभी भी आपके पास मौका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए, प्लस ये टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा और साथ में आप अपने आंसर भी पोस्ट कर सकते हैं। ये मैगजीन है, ई बुक है, जो ई बुक आपको फ्रीली ऐप के अंदर मिलेगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस की मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आप सेशन को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जिन जिन क्वेश्चंस को मैंने आपसे पूछा है उसको कमेंट सेक्शन में उनका आंसर जरूर से दें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।